क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा जो सारा दिन स्कूल में पढ़ता रहता है फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता और ट्यूशन जाते ही उसे सब कुछ एक झटके में सब कुछ समझ में आ जाता है? क्या आपकी जेब के साथ हुआ यह स्कैम आपको समझ में नहीं आता? ऐसी कौन सी विद्या है जिसका पिटारा सिर्फ ट्यूशन में खुलता है पर क्लास में नहीं? पहले लोग अपनी इच्छा अनुसार गुरुकुल में योगदान देते थे और आजकल फीस के नाम पर ये कंपलसरी पेमेंट है। सरकारी स्कूलों में तो फ्री के नाम पर सिर्फ बच्चों से गार्डन साफ करवाया जाता है। शिक्षा कोई भीख नहीं है, ये हर बच्चे का अधिकार है, हक है। इंडिया में एग्जाम बच्चों की क्षमता को चेक करने के लिए नहीं, उनमें डर पैदा करने के लिए होता है। थोड़ा सा भी हेयर स्टाइल इधर से इधर क्या हो जाए, खड़ूस प्रिंसिपल कंची लेकर आ जाएगा, आजा बेटा तेरा बाल काटूं। आशिकी करता है, यही तो रीजन है यहाँ का बच्चा स्कूल जाने से भी डरता है। दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो ही चीजों की कमी है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पर रट्टा मारने को कहा जाता है। यहाँ बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं बल्कि उन्हें आंसर देने पर मजबूर किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि अपने राजू को तो नौकरी चाहिए और ज्यादा सवाल करने वालों को नौकरी के नाम पर धक्के मिलते हैं। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, गलती तो हमारी सरकार की है। यहाँ पीछे से जितनी भी सरकारें आ रही हैं उनकी है, जिन्होंने वही एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू किया जो कि कॉलोनियल रूल में था। गोरों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया ताकि हम इंडियंस उतना ही सीखें जितना वो हमें सिखाना चाहते थे, हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। सवाल ना पूछो, बस सवाल का जवाब दो। दोस्तों, ब्रिटिश राज से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले हमारे मंदिरों में या गुरुकुल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक नॉलेज दी जाती थी, बेसिक पढ़ाई कराई जाती थी और वहां सिलेबस को थोपा नहीं जाता था। रियल लाइफ लेसन सिखाए जाते थे और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता था। आप भी सोचते होंगे लोग मंदिरों में तो सिर्फ नाम जपने जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मंदिरों में लोग सिर्फ नाम जपने के लिए ही नहीं जाते थे बल्कि विद्या ग्रहण करने भी जाते थे। और उसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन उन मंदिरों में दिया करते थे, अपनी मर्जी से दान किया करते थे ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी विद्या हासिल करें, लाइफ लेसन सीखें। ये मंदिरों में दान वाली प्रथा यहीं से चली थी, लेकिन आज भी मंदिरों में या गुरुद्वारा में हम दान देते हैं। लेकिन आजकल एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर दिया गया। पहले लोग अपनी इच्छा अनुसार गुरुकुल में योगदान देते थे और आजकल फीस के नाम पर ये कंपलसरी पेमेंट है। चलो कमर्शियल ही सही, पर उन स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स के बिहाफ पर पेमेंट हमारी सरकार को करनी चाहिए ताकि बच्चे या उसके परिवार पर फीस देने का बर्डन ना हो। स्कूल और इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नॉलेज पर ही ज्यादा फोकस किए बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अभी अभी इंजीनियरिंग करके बैठा है, उसे अपनी फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर होता है। उसे डिफिकल्टी तब आती है जब वो जॉब ढूंढने निकलता है। एचआर उससे पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसके बाद हमारा इंजीनियर वहीं से वापस मुड़ जाता है। कितने बेरोजगार तो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई के दौरान ना कोई ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है और ना ही उन्हें कोई इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है जो कि करंटली यूज में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। और नई टेक्नोलॉजी को तो वो भूल ही बैठे हैं, जैसे कि एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी बहुत कुछ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पूरा ही सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से तो एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज में गैप बढ़ता ही जाएगा। पर आज के हमारे स्पॉन्सर स्किल लिंक ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें उनका मकसद इसी एकेडमिक्स और इंडस्ट्रीज के बीच के गैप को कम करना है और जॉब सीकर्स को जॉब दिलवाना है। इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्किल लिंक आपको हर इंजीनियरिंग डोमेन में पीजी प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहा है, मैकेनिकल, सिविल, electronic, etc. Not only this, it gives you courses on emerging technology like electric vehicle, data science, autonomous vehicle, machine learning, conversational AI, biomedical और भी बहुत कुछ, with live technical support and dedicated customer success team for placements. इन कोर्सेस में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। मतलब जो इंजीनियर को असल जॉब में करना है वही काम आपको अपनी स्टडी में कंप्लीट करना होगा, जिससे फ्यूचर में आपको जॉब आसानी से मिलेगी और जॉब के दौरान लर्निंग कम करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफलाइन स्किल सेंटर्स का भी एक्सेस स्टूडेंट्स को दिया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपर्ट्स से लाइव इंटरेक्शन और जॉब असिस्टेंस भी आपको मिलेगा ताकि आपको जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। बल्कि स्किल लिंक ऑलरेडी काफी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में है, जैसे कि निसान, रेनॉल्ट, बेंटली सिस्टम्स फॉर कोर्स डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एक्सेस, जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ अपनी जॉब भी सिक्योर कर सकता है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक बार स्किल लिंक को डेफिनेटली चेक करिएगा। मेरी लिंक यूज करने से आपको 15% ऑफ मिलेगा और एक फ्री गाइडेंस सेशन भी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने कमर्शियल और गुरुकुल सिस्टम की बात तो कर ली, लेकिन इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करके आपको मैं ढंग से कुछ बताना
बताना चाहता हूँ। आज के टाइम गुरु की जगह टीचर्स ने ले ली है, जो कि सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन टीचर्स कभी भी गुरुज नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुज नॉलेज बांटने का पैसा नहीं लेते थे और उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ एक गहरा रिश्ता होता था। और गुरुज स्टूडेंट्स को जिंदगी जीना सिखाते थे, लाइफ लेसन सिखाते थे, ना कि रट्टा मारना। तो ओवरऑल हम बात कर लें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए ही बना है, पर हमारे देश में उसी गवर्नमेंट के पास हमारे लिए जॉब नहीं है। या तो जॉब दो या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करो यार। लेकिन उससे भी पहले हमें, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपकी सोसाइटी को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। और वो मेंटालिटी क्या है कि पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए करनी होती है। ऑल्दो पढ़ाई तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करते हैं। जरूरी थोड़ा ना पढ़ाई करने के बाद जॉब ही करनी है। कोई बंदा व्यापार भी कर सकता है, कोई कलाकार भी बन सकता है। इसलिए सोच और एजुकेशन तो चेंज होनी ही चाहिए। सारे सिलेबस को चेंज करो यार। और नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा फ्री में मिले। सरकारी स्कूलों में तो फ्री के नाम पर सिर्फ बच्चों से गार्डन साफ करवाया जाता है। शिक्षा कोई भीख नहीं है, ये हर बच्चे का अधिकार है, हक है। हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, पर अपने बच्चे को सरकारी टीचर बनाना हर माता पिता का सपना होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की हालत तो कुछ ऐसी है कि हर बच्चा आजकल मैथ और साइंस पढ़ने पर मजबूर है। अगर हमारा यही सिस्टम बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचान ले और फिर उस बच्चे को उसके स्किल्स के हिसाब से ट्रेनिंग दे, तो वो बच्चा उस फील्ड में अवश्य सफल होगा। बाकी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सेल्फ लर्निंग सिखानी चाहिए, ताकि वो रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि नॉलेज गेन करें। इससे बच्चे को अपने इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा। अब हमने गवर्नमेंट को भी लपेट लिया, प्राइवेट स्कूलों को भी लपेट लिया, अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सवाल करना चालू करो, सिर्फ जवाब मत दो, क्योंकि अगर सवाल करोगे और कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी रट्टाफिकेशन से बच पाओगे। सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दो। लाइफ में जितनी जल्दी इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। और सबसे मेन बात, स्ट्रेस लेना छोड़ दो। फ्री टाइम में अपनी हॉबीज को परस्यू करो। स्टूडेंट्स को भी लपेट लिया, अब बात आती है पेरेंट्स पर। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। उनको प्रेशराइज करने के बजाय उनकी हेल्प करो, अगर कर सकते हो तो। बेकार की टेंशन उनके सर पर मत डालो। अगर बच्चा स्ट्रेस्ड है तो उनसे बात करो। थोड़े से बड़े सोल्यूशन, स्कूल में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? सबसे पहले हर बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ाना छोड़ो। कोई बच्चा किसी और चीज में भी तो बेटर हो सकता है। क्या पता वो कोडिंग में तेज हो या स्पोर्ट्स में या सिंगिंग में। जरूरी नहीं है कि उसे इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। इसलिए बच्चे को सिर्फ बेसिक मैथ और बेसिक साइंस ही पढ़ाओ। अगर उनका इंटरेस्ट साइंस या मैथ में होगा तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो क्या चूज करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। दूसरा, एग्जाम के पैटर्न चेंज करने होंगे। इंडिया में एग्जाम बच्चों की क्षमता को चेक करने के लिए नहीं, उनमें डर पैदा करने के लिए होता है। इसके बजाय ओपन बुक एग्जाम होने चाहिए, मतलब वही सिचुएशन जो रियल लाइफ में होगी। ओपन बुक से बच्चा स्ट्रेस भी नहीं होगा, उसे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, और उसका असेसमेंट भी हो जाएगा। होमवर्क बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। स्कूल के 5 से 6 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे का दिमाग जितना ही खाली होगा वो उतना ही क्रिएटिव बनेगा। अगर वो स्कूल से भी पढ़ के घर पर भी होमवर्क करता ही रहेगा तो उसकी क्रिएटिविटी तो दब जाएगी। अगर बच्चों को सिखाना ही है तो रियल लाइफ स्टडी बढ़ानी चाहिए। अपनी सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में बताना चाहिए, मॉक जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करने चाहिए, ताकि बच्चे के मन से डर निकल जाए कि हाँ फ्यूचर में मैं कैसे जाके इंटरव्यू दूंगा, वो दूंगा, तो वो डर पहले ही निकल जाएगा। अब सबसे बड़े सोल्यूशन के तौर पर मैं फिनलैंड का एग्जांपल देना चाहता हूं, तो इस वीडियो को सरकार और अपने स्कूल फ्रेंड के ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। चलो फिनलैंड पर आते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया है, तो आप कहोगे जर्मनी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे देशों के नाम बोल दोगे, लेकिन फिनलैंड नंबर 1 पर आता है। अब बात करते हैं फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, जहां इंडिया में माता पिता की कोशिश रहती है कि बच्चा पैदा होते ही उसे जल्द से जल्द स्कूल कैसे भेजा जाए, वहीं फिनलैंड में 7 साल से कम उम्र के बच्चे को पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सकते। ये इलीगल है। यही नहीं, वहां 16 साल की उम्र तक बच्चे को स्टडी करना कंपलसरी है, और वहां की गवर्नमेंट लीव नो चाइल्ड बिहाइंड पॉलिसी पर काम करती है। मतलब एक भी बच्चा बिना एजुकेशन के छूटे ना। फिनलैंड में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। वहाँ किताबों से लेकर यूनिफॉर्म और स्कूल वैन तक सब फ्री है, और स्कूल के अंदर भी कोई यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है। वहाँ के बच्चे जो मर्जी पहनकर स्कूल में जा सकते हैं, नए नए फैशन को अपना सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल को न्यू लुक दे सकते हैं। वहाँ किसी भी बच्चे को यह करने से बिल्कुल नहीं रोका जाता, क्योंकि वहाँ के स्कूल इस चीज को क्रिएटिविटी की नजर से देखते हैं। और भारत के स्कूल में तो ये चीजें भूल ही जाओ। थोड़ा सा भी हेयर स्टाइल इधर से इधर क्या हो जाए, खड़ूस प्रिंसिपल कंची लेकर आ जाएगा, आजा बेटा तेरा बाल काटू। आशिकी करता है। यही तो रीजन है यहाँ का बच्चा स्कूल जाने से भी डरता है। और एक बात और बताता हूँ, फिनलैंड में स्कूल बहुत ही ज्यादा लेट ओपन होते हैं ताकि बच्चे अपनी नींद पूरी कर सकें।
वहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे जल्दी सो और लेट उठो, और यहाँ कहा जाता है लेट सो और जल्दी उठो। और हमारे यहाँ स्कूल आपस में ही झगड़ते रहते हैं। वो तीसरा विश्व युद्ध का नाम सुना है, वो इन्हीं के अंदर चल रहा है। अबे साले। और ये वॉर इसी वजह से चलता है ताकि वो कंपटीशन में सबसे ऊपर रह सके, जिसमें पढ़ पढ़ के सिर्फ बच्चा ही पिसता है, ताकि 100 बच्चों में से 10 बच्चे तो कम से कम अच्छा स्कोर लाएं, ताकि अखबार के फ्रंट पन्ने पर उस स्कूल को जगह मिल जाए। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कोर्स भी तो अखबार में डालो ना भाई। क्यों? पीठ पे लात लग जाएगी या जेबें नहीं भरेंगी? ये सारी घटिया हरकतें आखिर की क्यों जाती है? तो इसका उत्तर है, हर स्कूल चाहता है नंबर 1 ग्रेड पर रहना और कंपटीशन में सबसे ऊपर रहना। लेकिन दोस्तों फिनलैंड में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ की गवर्नमेंट हर स्कूल को इक्वल ग्रेड देती है ताकि हर स्कूल में ग्रोथ एक जैसी हो। फिनलैंड में 16 साल की उम्र से पहले एक भी एग्जाम नहीं होता, और यही नहीं, वहाँ हर पीरियड के बाद खेलने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है ताकि बच्चा टेबल पर बैठा बैठा बोर ना हो जाए। फिनलैंड में हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाता है और जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि होमवर्क करना किस किस को पसंद है? अगर आप में से भी किसी बच्चे को होमवर्क करना पसंद नहीं है, इसका मतलब है आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि होमवर्क एक ऐसी सजा है जो हर बच्चे की क्रिएटिविटी को बर्बाद कर देता है। और इस चीज को फिनलैंड वाले टाइम रहते समझ गए। जी हाँ, फिनलैंड में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का होमवर्क करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां के एजुकेशन सिस्टम का कहना है कि जब ऑलरेडी बच्चा 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ने के लिए आता ही है तो वो घर पर क्यों पढ़े? वो घर पर अपनी हॉबीज को अपनाए, क्रिएटिव आइडियाज को खोजे। और एक और बात बताऊं, फिनलैंड में हर बच्चे को स्कूल में फोन रखना अलाउ है, ताकि अगर कोई बच्चा शर्मीला है तो वो अपना आंसर खुद गूगल कर ले, पर सोशल मीडिया बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं वहाँ के टीचर्स की। वहाँ के साइंस के टीचर्स मैथ भी पढ़ा सकते हैं, उन पर सिलेबस का कोई बोझ नहीं डाला जाता। वहाँ के टीचर्स बच्चे की कैपेबिलिटीज को देखते हुए उसे पढ़ाते हैं। इसी वजह से फिनलैंड का लिटरेसी रेट 100% है। अगर इंडिया में स्कूल और कॉलेजेस का हाल देखें तो यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस कमजोर बच्चों को एडमिशन देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पिछवाड़े में दम ही नहीं है इन्हें पढ़ाने का। तो मैं इन स्कूल और कॉलेजेस वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने स्कूल और कॉलेजेस के नाम के आगे ये लिख क्यों नहीं देते कि इक्वालिटी किताबों में अच्छी लगती है, पर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं। अगर प्राइवेट स्कूल इतने ही कामयाब है, इनकी पिछवाड़े में इतना ही ज्यादा दम है, तो वो कमजोर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? एडमिशन से पहले हर बच्चे का एक सिंपल सा टेस्ट क्यों लेते हैं? ये तो वही बात होगी गाड़ी लेने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव लेना। लेकिन बच्चा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो उसे भी पढ़ाओ, पुण्य का काम है। ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है ना, ये ऑन पेपर ही अच्छा लगता है, रियलिटी में ये बिजनेस का मंदिर है। इन प्राइवेट स्कूल वालों ने तो स्कूल के टीचर्स तक को भी नहीं छोड़ा। उनको सैलरी इतनी कम देते हैं कि वो स्कूल में बच्चों को ढंग से पढ़ाना ही नहीं चाहते और फोर्सफुली उन्हें ट्यूशन ज्वाइन करने को कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा जो सारा दिन स्कूल में पढ़ता रहता है फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता, और ट्यूशन जाते ही उसे सब कुछ एक झटके में सब कुछ समझ में आ जाता है? क्या आपकी जेब के साथ हुआ यह स्कैम आपको समझ में नहीं आता? ऐसी कौन सी विद्या है जिसका पिटारा सिर्फ ट्यूशन में खुलता है पर क्लास में नहीं?